सिफर से शिखर तक का सफर पूरा करने वालों में से एक हैं डॉक्टर राजेंद्र भरुण। डॉक्टर भरुण आईएएस हैं, डॉक्टर हैं और महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के जिलाधिकारी हैं। नंदुरबार एक आदिवासी और दुर्गम इलाका है, जहां पर अपने क्षेत्र का दौरा करने के लिए भी कई बार 2-2, 3-3 घंटे, 4 घंटे आपको पहाड़ या तो चढ़ने पड़ेंगे या उतरने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर भरुण के लिए ये एक मामूली बात है, क्योंकि वो खुद एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। धुलिया के एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाले डॉक्टर भरुण ने संघर्ष शायद अपनी माँ के गर्भ से ही सीखा है, अभिमन्यु की तरह। डॉक्टर भरुण, आपका आज के डायलॉग में स्वागत है। धन्यवाद कंचन जी। डॉक्टर भरुण, पैंडेमिक में जब लाखों लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, कई सारे लोगों ने नौकरियां गंवा दी हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेस चले गए हैं, कई लोग हताश होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं। काफ़ी नेगेटिविटी का माहौल है। ऐसे में इस शो के ज़रिए हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये दर्शकों को बताने के लिए कि संघर्ष से आगे ही जीत है और हताशा के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप जैसे लोग जिन मुश्किलों का सामना करते हुए आज इस पद पर, इस सफलता के मुकाम पर हैं, तो निश्चित तौर पे हम सबके लिए ये बहुत ही प्रेरणा की बात है। डॉक्टर बरूक, सबसे पहले आप हमने ये सुना है कि आप जब पैदा हुए तब उससे पहले ही आपके पिताजी गुजर गए थे और आज आप जो कुछ भी हैं, आप हमेशा उसका श्रेय अपनी माँ को देते हैं। तो सबसे पहले एकदम शुरुआती जो आपकी ज़िंदगी थी, जिसके बारे में शायद आपने अपनी माँ की ज़बानी सुना होगा, उसके बारे में कुछ बताएँ? कंचन जी, उसमें तो एक्चुअली अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एज़ अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारा सैलरी आ रहा है, हमारा काम चल रहा है। तो जो लोगों के काम चले गए हैं या उनकी जो विपदा है, इसके ऊपर मुझे लगता है कि मैं एक सिर्फ़ उपदेश दूँ या उनको ये दूँ, उतना तो मैं खुद को पात्र नहीं समझता, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है, वही वो आदमी सही में वो एक्सपीरियंस करता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये एक आपदा की जो कोरोना की परिस्थिति है, ऐसे ही मनुष्य काल में बहुत सारे लोगों ने भूतकाल में बहुत सारी अलग-अलग तरह की आपदा देखी है। कभी भूकाल पड़ता है, कभी वर्ल्ड वॉर हुआ है, कभी जब राजा महाराजाओं का टाइम रहता था, तो लोगों के आक्रमण होते थे, लोगों को लूट लिया जाता था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या सिचुएशन थी। तो ये सब सिचुएशन ह्यूमन काइंड में हमेशा प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें आती रही है, और इसी का एक ये भी एक इश्यू है कि यहाँ पर हेल्थ और लाइफ से ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है, उद्योग धंधे बंद होना या जॉब चले जाना, ये सबसे बड़ा क्राइसिस अभी लोगों को लग रहा है। तो जिस समय पे हम जब मेरी माँ के घर में थे, जैसा आपने सवाल पूछा, तो उस समय तो कोई जॉब या बिज़नेस ये तो कुछ था नहीं, ज़मीन भी नहीं थी। लेकिन लोगों के पास जो ज़िंदगी में उनके पास आया, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर दिया और काम शुरू किया। खेती-बाड़ी में मज़दूरी करना, उस समय जब मेरी माँ बताती थी कि उस टाइम ₹2 ₹3 मज़दूरी का रेट था। वो 1990s की टाइम की बात है। ₹2 ₹3 पूरे दिन भर खेती में काम करने के बाद मिलते थे। आज के समय में मज़दूरी का रेट ₹200 है। लेकिन फिर ₹200 अगर मज़दूरी का रेट है और सुबह से लेके शाम तक काम करना है, फिर वो ₹200 आपको हफ्ते में 1 दिन मिलेंगे। फिर उस दिन आप बाज़ार से जाके खाना खरीद, जो भी मतलब सब्ज़ीज़ है या दाल, राइस, जो कुछ भी है, धान, वो खरीद के ला लेके आओ। बारिश के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती थी। बारिश के दिनों में अगर 5-6 दिन कंटिन्यूअस बारिश रहती थी, तो नो वर्क मतलब नो पे। अगर आज के टाइम पे किसी को बोल दिया कि अगर आप जिस दिन काम पे नहीं आओगे, उस दिन आपको पगार नहीं मिलेगा, तो लोग हड़ताल शुरू कर देंगे। लेकिन खेती के मज़दूरों के लिए वो हड़ताल भी कर नहीं सकते। कहाँ करेंगे, किसको करेंगे हड़ताल? तो तो बेसिकली आपकी माँ खेतीहर मज़दूर थी। खेतीहर मज़दूर थी, और हम जब मेरी माँ की जब मतलब मेरे जो पिताजी की डेथ हुई थी, तो सबसे पहले हम पिताजी की झोपड़ी में रहते थे। वो जो गन्ने की जो पतहड़ रहती है, उसकी बनी हुई झोपड़ी थी। पिताजी की डेथ होने के बाद फिर घरवालों ने प्रेशर डालना शुरू किया। और कुछ लोग जो आए, उन्होंने बोलना शुरू किया कि ये भी घर में बेटा-बेटी ऑलरेडी है, तीसरा बच्चा है, उसका गर्भपात कर दो। मेरी मौसी नहीं मानी, और मेरी मौसी बोली कि अगर आप लोगों से इसका लालन-पालन नहीं होता है, तो ये मेरे पास ले जाओगी। तो फिर मेरे पिताजी की झोपड़ी की तरफ से फिर मैं माता मेरी मौसी की झोपड़ी में हमारा पूरा परिवार शिफ्ट हुआ। और एक गन्ने की पतहड़ में, झोपड़ी में, मेरे दादाजी, दादा, काका, मौसी, उनके 2 बेटे, मैं,
फिर मेरा जन्म उसी झोपड़ी में हुआ, मेरा भाई-बहन और मेरी माँ, हम 10 लोग एक झोपड़ी में रहते थे। और हमारे जो मामा जी थे, वो गर्मी के सीज़न में विंटर के बाद वो जाते थे गुजरात में गन्ने काटने के लिए। और जब बारिश मतलब होली के टाइम आते थे, फिर उनका भी पूरा परिवार उसी झोपड़ी में रहता था। तो 14-15 मेंबर्स एक झोपड़ी में रहते थे। और फिर हमारी दादी महुआ के जो फूल रहते हैं, फ्लावर्स, ट्राइबल कम्युनिटी में उसको जमा करके, उसको फर्मेंट करके फिर वो देसी शराब बेचती थी। और फिर मेरी मौसी, मेरी माँ खेती-बाड़ी के लिए, काम के लिए दूसरों के खेत में काम के लिए जाती थी। कभी-कभार बारिश के टाइम पे फिर वो लोग हेल्प करते थे दादी जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कि उस टाइम पे संस्कार या बच्चों को ये देना चाहिए, उससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ये होती है, किसी को पता नहीं था। तो जब मेरी माँ, मेरी मौसी काम के लिए जाती थी या नदी में कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए जाती थी, और जब मुझे भूख लगती थी, तो मैं मेरे माँ के दूध के लिए रोता था। तो दूध तो था नहीं, माँ खरीदती नहीं थी, तो फिर कुछ शराबी आके मेरे मुँह में शराब के 2 बूंद डाल देते थे, मैं सो जाता था। तो ऐसे हमारा बचपन गया। और उस समय वो जीवन हमारे लिए नॉर्मल था, क्योंकि ये सिर्फ़ हमारी बात नहीं थी, वो घर-घर की बात थी। जितने भी आदिवासी झोपड़ियों में जो बच्चे जन्म थे, सबकी सिचुएशन मोर और लेस सेम थी। उस समय ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या गरीबी, वो तो बात दूर की है। जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं या ब्रिज के नीचे सोते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस हर दिन है। फाइनेंशियल क्राइसिस उनके लिए एक ही है कि उनको रात को खाना खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। कल का खाना खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये उनके लिए सवाल रहता है। ऐसा उनका सवाल नहीं रहता कि मेरे बच्चे कितना पढ़ेंगे, कौन से कॉलेज की फी भरना है, कौन से स्कूल की फी भरना है, या मुझे ये जो लग्ज़रीज़ मिल रहा है, मेरे गाड़ी में डीज़ल डालना है, पेट्रोल डालना है। ये बाकी लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। हमारे प्रॉब्लम्स वो थे ही नहीं। हमारे प्रॉब्लम्स ये थे कि अगले दिन खाना मिलेगा शाम को या नहीं मिलेगा, अगले दिन हमारा चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। तो हर एक का प्रॉब्लम अलग-अलग है, हर एक का सिचुएशन अलग-अलग है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जो आपने सही में बताई, कि प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे। ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम है। कोई बड़ा फ़िल्म स्टार है या बड़ा पॉलिटिशियन है या छोटा मज़दूर है, हर एक की ज़िंदगी में अपने-अपने प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम को किस तरह से डील किया जाए, और जैसे ही प्रॉब्लम आता है, हमारा ज़िंदगी का जीने का ज़रिया, अगर आपका जॉब चली गई है तो आप उसी ऐशो-आराम में मत रहिए। थोड़ा-सा फिर अगर आप पिज़्ज़ा, पास्ता या बर्गर बाहर से मँगा रहे हैं तो दाल खिचड़ी खाइए, घर पे बना के। सिंपल दाल राइस खाइए। उसको भी आप न्यू वे ऑफ एक्सेप्टिंग लाइफ़, उसको आप एक्सेप्ट करिए। तो मुझे ये लगता है कि हमें सिचुएशन के हिसाब से अगर हम ढलना सीख गए, वक़्त के हिसाब से हम हमारा जीना सीख गए, तो ये काफ़ी हद तक ये जो मेंटल क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस से ज़्यादा मेंटल क्राइसिस बहुत बड़ी है, उससे हमें कहाँ थोड़ी राह मिल सकती है, हम्म। राहत डॉक्टर मिल भरूड़, सकती है। जो आप पारिवारिक परिस्थितियां बता रहे हैं, हमें थोड़ा-सा बताइए उसमें आपने पढ़ाई कैसे की? क्योंकि गाँव में उस टाइम पे और अभी भी शायद बहुत अच्छे स्कूल्स तो नहीं होते और कई बार बहुत दूर होते हैं ट्राइबल एरिया में, जो मैंने देखा है। तो आप कैसे जाते थे? किताबों का पैसा, सर्व शिक्षा अभियान तब नहीं था कि अब सब कुछ मिलता है। किताबें मिलती हैं, आपको ड्रेस मिलती है, उस वक़्त नहीं थे वो। तो कैसे आपने वो मैनेज अ, किया? एक्चुअली तो मैंने भी ये बताया था कि हमारे गाँव में हमारी पहली जनरेशन थी वो स्कूल में जा रही थी। ना हमारे चाचा, मामा, मौसी या मेरी माँ, मेरे पिताजी कोई भी स्कूल में कभी गए नहीं थे। तो लगभग पूरा गाँव ही अनपढ़ था, पढ़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो। इनफैक्ट मेरे मामा और मौसी के बच्चे भी कोई स्कूल नहीं गया। हमारे जो कलीग्स थे, कज़िन्स थे। लेकिन मेरी माँ जी की इच्छा थी कि जिस सिचुएशन में मैं रही हूँ, वैसे मेरे बच्चे ना रहे। तो सबसे पहले मेरी सिस्टर को, सबसे बड़ी वो थी, उनको स्कूल में डाला। फिर वो पहली लड़की थी जो 10वीं तक पढ़ी, 10वीं फेल हो गई, 10वीं तक पढ़ी, उसके बाद उसकी शादी कर दी गई। फिर मेरा भाई पढ़ा, वो 12वीं के बाद उसको डिप्लोमा इन एजुकेशन सिंपल ने हमारे गाँव से पास में वहाँ पर पढ़ाया। और फिर मैं बाद में एमबीबीएस होके आईएएस बना। तो सबसे पहले जो हमारी ज़रूरतें थी, डिमांड थी, हम तो कभी केजी, नर्सरी, आंगनवाड़ी भी गए नहीं थे। तो पहले जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक पॉलीथीन था, एक स्लेट थी लकड़ी वाली, आपको पता ही होगा, उसमें फिर वो ब्लैक था स्लेट उस टाइप का, और एक व्हाइट खड़ू, हम तो खड़ू बोलते हैं, हिंदी में भी इसका वर्ड मुझे पता नहीं। खड़िया और ही है। खड़ियाई, हाँ, हुँ। और पेन वही तो बहुत दूर की बात थी। और एक छोटा-सा ₹2 का किताब था। वहाँ से वो पहले लिया, वो भेज दिया स्कूल में। और मुझे लगता है उस टाइम पे स्कूल में हमें खाने के लिए दूध मिलता था, पीने के लिए, और एक जो अपना मेज़ रहता है, मका रहता है, मका के पाउडर, उसमें थोड़ा शुगर मिल्क, उसको हम महाराष्ट्र में सुगड़ी बोलते हैं।
तो वही सुगड़ी और दूध मिलती थी। और बाद में फिर 2-3 महीने में कुछ राइस मिलता था, तो राइस घर पे लेके उसको कुक करते थे। तो इस तरह से ओवरऑल शुरुआत हो गई स्कूल की। बाद में फिर वो जो प्राइमरी जो बुक्स थी मराठी की या थोड़ी बहुत भूगोल की, इतिहास की, वो दूसरी, तीसरी, चौथी में हमारे टीचर्स देते थे पुराने बच्चों की किताबें। कुछ किताबें मेरी माँ बाज़ार से लेके आती थी। तो चौथी, 5वीं तक तो एकदम ऐसे ही चल रहा था, मतलब सबकी ऐसी सिचुएशन थी, टाइट सिचुएशन। तो जो भी किताब मिले वो उसके स्लेट पे लिखो, ये करो। मुझे याद है फर्स्ट टाइम मैंने नोटबुक चौथी या 5वीं में यूज़ की थी, फर्स्ट टाइम। नोटबुक के साथ पेंसिल और पेन मिला था। तब तक तो हमारा मैक्सिमम क्लास स्लेट पे ही होता था। इनफैक्ट हमारी एग्ज़ाम भी उसी पे होती थी, स्लेट्स पर। इस तरह से उस टाइम की परीक्षाएँ होती थी। फिर बाद में मेरा 5वीं के बाद मेरा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ। आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि वो नवोदय विद्यालय नंदुरबार ज़िले में ही है, अक्कलकुआ तालुका में। तो उस स्कूल में मेरा छठी से 10वीं तक सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, वहाँ पर रहना, खाना-पीना, बुक्स सब फ्री में था। और 11वीं 12वीं मेरा फ्री में हुआ जालना नवोदय विद्यालय में। तो वो एक थोड़ा-सा मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। तो हमारे स्कूल, हमारा जो कस्बा था, हमारा जो आदिवासी बस्ती थी, वो थोड़ी-सी गाँव से बाहर थी। फिर हम सब लोग साथ में जाते थे, सब बच्चे स्कूल में, फिर वहाँ से सब साथ में आते थे। लेकिन उस समय स्कूल से ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। अभी आप पूछोगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मतलब कैसी? तो हमारे गाँव घर के पास नदी बहती थी, तो वहाँ पर कम से कम 1 डेढ़ घंटा नदी में तैरना हो जाता था। घर घर के पास कुछ पहाड़ है, उस पहाड़ों में शनिवार रविवार के दिन भेड़-बकरियाँ चराने हो जाते थे। दोस्तों के साथ रास्ते पे जो आम के पेड़ लगते थे, वो आम तोड़ने जाते थे। तो उसी में काफ़ी दिन चला जाता था। और फिर जितना होमवर्क टीचर ने दिया है, उतना होमवर्क शाम तक कर लेते थे। तो चौथी 5वीं तक तो ऐसा ही हमारा फ्लो में पूरा बचपन चला गया। ऐसा कोई प्राइवेट कोचिंग या ये डांस क्लास, ये म्यूज़िक क्लास, ये कराटे ऐसा कुछ नहीं था। जो बिल्कुल नेचुरल सब तरीके से जो बच्चे करते थे। अभी इनफैक्ट मैं लिख रहा था कि हमारे भी स्कूल में अलग-अलग टाइप के बच्चे थे। कुछ बच्चे थे जो तैरने में एक्सपर्ट थे, तो उनके साथ हम तैरना सीख जाते थे। कुछ बच्चे थे वो पेड़ पे चढ़ने में एक्सपर्ट थे, उनके साथ चढ़ना सीख जाते थे। हमारे कुछ गलोर यूज़ करते थे चिड़ियों को मारने के लिए, पक्षियों को मारने के लिए, उसका हम यूज़ करते थे। तो इसी तरह से बचपन हमारा ट्राइबल कम्युनिटी में बाकी बच्चों के जैसा ही हमारा बचपन भी बीता। फिर आपको एमबीबीएस करने का ख़्याल कब आया? मतलब थोड़े बचपन में ही आपने सोचा था डॉक्टर बनेंगे या कुछ नहीं, ऐसी नहीं, परिस्थितियाँ आपने नहीं। कोई देखी? मैं एक्चुअली 10वीं तक तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया भी नहीं था। जब मैं 11वीं में, मुझे 10वीं में साइंस और मैथमेटिक्स में 95% मार्क्स थे सीबीएसई बोर्ड में। तो काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे, तो मेरा साइंस में एडमिशन हुआ, वो भी नवोदय विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 11वीं तक भी मेरे दिमाग में कुछ थॉट नहीं था। जब मैंने दी और 12वीं में मैं क्लास में टॉपर आया, तो फिर एक ही था कि अभी टॉपर आया है तो अभी आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तो हम ले नहीं सकते। तो हमारे टीचर ने बताया कि तुम्हारा एक्चुअली मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, साइंस से भी। तो मेरे बोला कि यार तुम इंजीनियर बनने से ज़्यादा ना तुम मेडिकल के ऊपर ट्राई करो। तो फिर मैंने बोला कि सर मतलब मुझे तो बायोलॉजी इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैथ्स अच्छा लगता है। तो सर ने बताया कि यार तुम इंजीनियर बन के किसी अर्बन सिटी में जाओगे, वहाँ पर जॉब मिलेगी, फिर तुम्हारा गाँव, तुम्हारा कस्बा, तुम्हारे लोग, सबको तुमको जाके छोड़ना पड़ेगा और सोसाइटी के लिए कुछ कर नहीं पाओगे। तो अगर तुम डॉक्टर बनते हो तो अगर गाँव या उस एरिया में भी तुमने अगर प्रैक्टिस शुरू की तो काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकते हो। तो फिर तब से फिर मेरा मेडिकल के लिए मेरा टर्न अप हुआ और मुझे फिर मेडिकल एंट्रेंस में 200 में से 194 मार्क मिले थे, 97%। और मेरा फिर ओपन मेरिट कोटा थ्रू मुंबई में सेठ जेएस मेडिकल कॉलेज केईएम हॉस्पिटल में मेरा एडमिशन हुआ था 2006 में। फिर वहाँ से मेरी मेडिकल जर्नी शुरू हुई। 4.5 साल का कोर्स, 1 साल का इंटर्नशिप, फिर 2012 में मुझे कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला और 2012 में मई महीने में एक ही साल में एमबीबीएस की डिग्री एक हाथ में और यूपीएससी क्वालिफिकेशन एक हाथ में। तो जो कुछ मेरा मेडिकल का प्रैक्टिस हुआ वो सिर्फ इंटर्नशिप में हुआ। उसके बाद तो मैंने किसी को मतलब कुछ मेडिकल का प्रैक्टिस कर नहीं पाया। बट अभी कोविड के टाइम में उसका काफ़ी हेल्प मुझे हो रहा है, टू अंडरस्टैंड द मेडिकल इश्यूज़। सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर को रिस्पेक्ट, क्योंकि डॉक्टर बनना itself इज़ अ वेरी बिग स्ट्रगल। इट्स नॉट लाइक कि जैसे मूवीज़ में या कॉलेज में दिखाते हैं कि मतलब कॉलेज की लाइफ मतलब एन्जॉयमेंट या ये करो, वो करो। डॉक्टर की लाइफ मतलब डे 1 से पढ़ाई रहती है। हर दिन पढ़ना पड़ता है, हर दिन फ्लो में रहना पड़ता है, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हो एमबीबीएस का। इतना आसान नहीं है एमबीबीएस क्लियर करना। डॉक्टर वरुण आपने एमबीबीएस के लिए कोई कोचिंग की थी क्या? और आईएएस के लिए भी की थी क्या कोचिंग?
एमबीबीएस के लिए मैं जलगाँव में था। मेरा जब 12वीं का सिलेक्शन हुआ तो हम जलगाँव में एक वहाँ पर नया-नया क्लास शुरू हुआ था क्योंकि वो एक ही क्लास था। तो वहाँ पर हमारे दोस्तों के साथ मैं गया था। आईएएस के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। आईएएस मैंने सेल्फ स्टडी किया। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो 7-8 घंटा मेरा इंटर्नशिप का काम चलता था और 7-8 घंटा फिर जब मैं लाइब्रेरी में जाके बेसिक किताबें पढ़ता था। थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे इंटरनेट से मिला और थोड़ा बहुत किताबें का गाइडेंस सीनियर से मिला। तो मेरा एमबीबीएस का जो सब्जेक्ट था मेडिकल साइंस, उसी सब्जेक्ट को मैंने ऑप्शनल लिया था और उसी में मुझे अच्छे नंबर मिले और इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर मिले, तो उसके आधार पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। डॉक्टर वरुण, उसके मुझे लिए याद कोई है भी क्योंकि कोचिंग नहीं ली। तब आपकी बहुत अच्छी रैंक आई थी और उस टाइम मैंने आपका इंटरव्यू किया था। तो मुझे एक तो रैंक बताइए हमारे दर्शकों को, और दूसरे आईएएस के लिए क्योंकि सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। कुछ हंड्रेड्स 800, 900 इतनी ही सीटें होती हैं। आपके टाइम कितनी सीटें थी मुझे नहीं मालूम। सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। उसकी तैयारी के लिए अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ गाइडेंस दे सकें, यंग दर्शकों मेरी रैंक जो आईएएस में आई थी वो 427 थी ऑल ओवर इंडिया और कैटेगरी में 8 रैंक थी। हमारी एसटी कैटेगरी में उस टाइम पे 13 सीट्स थी और आईएएस के लिए 150 सीट थी पूरे इंडिया में। 150 नहीं 180 सीट्स थी आईएएस के लिए। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात तो क्लास लगाना या ना लगाना ये कंप्लीटली हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है। अगर आपके अंदर इतनी प्रतिभाएं है कि आप चीज़ें को खुद समझ सकते हो, खुद उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो मुझे लगता है क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास का एक ही फ़ायदा है कि क्लास में आपको एक माहौल मिलता है, कुछ नोट्स मिल जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ऑलरेडी ग्रेजुएट है या जो व्यक्ति ऑलरेडी प्रतिभाशाली है, तो उसको बेसिक इतिहास, भूगोल वो तो जो 10वीं 12वीं का तो खुद ही पढ़ सकता है, खुद ही समझ सकता है। तो वो कोई ऐसा स्पेशलाइज़्ड टीचिंग नहीं होता यूपीएससी का कोचिंग का। एक है आपका आंसर स्टाइल राइटिंग और जो करंट अफेयर्स वो जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको किस तरह से डील किया जाए, वो आपकी पूरा आईक्यू के ऊपर डिपेंड है। अगर आपका आईक्यू अच्छा है और आप वो समझ कर सकते हो तो मुझे लगता है 1 या 2 साल में आप यूपीएससी आराम से क्रैक कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा-सा इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस ऐसे जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं इंडियन कल्चर वो समझने में या उसको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी हो रही, तो आप उस सब्जेक्ट्स के लिए आप क्लास लगा सकते हो। दूसरी बात, क्लास के समय में क्लास का एक एडवांटेज आपको एक माहौल मिल जाता है कि देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कि वो उसी तरह के डिस्कशन, उसी तरह से चर्चाएँ, उसी पढ़ाई में लगे रहने के कारण आपको एक काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल सकता है। और तीसरी बात, आप कौन-सा भी इम्पोर्टेंट क्लास लो, जैसे दिल्ली में कम से कम 70-80 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, पुणे में 30-40 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, लेकिन सिलेक्शन हार्डली 150-200 लोगों का होता है आईएएस के लिए, 180 मैक्सिमम जाता है। 100-150 लोग आईपीएस बनते हैं और पूरा जो अलग-अलग 24 सर्विस है, उसमें लगभग 900 टू 1000 बच्चों का हर साल सिलेक्शन होता है। तो उतना ही सिलेक्शन होगा। इट डज़न्ट यूपीएससी वाले ये नहीं पूछते कि आपने कौन से क्लास में कोचिंग की। कॉम्पिटिशन रहेगा तो उन कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा जो निकलेगा बाहर, उभर के निकलेगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो मुझे ये लगता है कि यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन जो-जो व्यक्ति सिलेक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज़ आती है। मेरी भी स्टोरीज़ आई है ऐसा-वैसा। लेकिन देयर आर 99.9% पीपल हू गेट्स फेल्योर इन दिस एग्ज़ाम और वो फेल्योर होने के बाद फिर उनके लाइफ पोस्ट लाइफ जैसे 4 साल, 5 साल पढ़ाई की, इतना बड़ा ड्यूरेशन दिया, कोई जॉब नहीं किया, घर वालों के ऊपर डिपेंड रहे और उसके बाद भी अगर आपको यश नहीं मिलता है, तो उसका जो मेंटल क्राइसिस है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी ने ज़िंदगी को देखने का ज़रिया, उसको देखने का जो नज़रिया है, वो बड़ा रखना चाहिए कि ठीक है, इससे एग्ज़ाम, लाइफ इज़ ऑल्सो एग्ज़ाम। अगर मुझे यहाँ पर फेलियर मिल रहा है, तो मुझे जिस चीज़ में स्किल है, तो कुछ भी हो, थोड़ा बहुत छोटा-मोटा जॉब भी मिल जाती है, तो उस जॉब में मैं अपना एक्सेलेंस दिखा के उस फील्ड में मैं ऊपर जाने का प्रयत्न करूँगा। और दूसरी बात इवन बहुत सारे लोग जो सर्विस में आते हैं, तो सर्विस में आने के बाद भी चैलेंजेस खत्म नहीं होते। चैलेंजेस आर एवरीवेयर। आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका जो मनचाहा पोस्टिंग वो नहीं मिल सकता, आपको किसी रिमोट एरिया में जाना पड़ सकता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या जो बीमारू स्टेट्स है, वहाँ से एकदम पिछड़ा जिला में आपको काम करना है, तो वहाँ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके लोगों को डिलीवरी ऑफ सर्विस उनको जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको किस तरह से देना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो देन ऑल्सो यू विल गेट फ्रस्ट्रेशन। को। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि आईएएस बन गए तो पूरी जिंदगी की प्रॉब्लम खत्म, ऐसा नहीं है।
आईएएस बनने के बाद तो लोगों की ज़िंदगी के प्रॉब्लम खत्म करना है। अपने ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स तो यही है, लोगों की भी लाइफ़ के प्रॉब्लम खत्म करना है। तो उसके लिए भी जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स को उसको अच्छी तरह से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये हमेशा आपको सोचना पड़ता है। तो 2 चीज़ें हैं कि इस एक तो आप इसको एक एग्ज़ाम की तरह देखो, एक सर्विस की तरह देखो, पूरा पैशन लगा ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप अपनी जी-जान से मेहनत मत करो, करो, मेहनत तो करनी चाहिए, अपना पूरा इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए। लेकिन अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं, प्लान भी रेडी रखो, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे ढंग का। डॉक्टर भरूर, अभी आप जिस पद पर हैं नंदुरबार के जिलाधिकारी के तौर पर, अगर हम पूछे तो इस वक्त सबसे ज्यादा एक कठिन काम या सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो आपके सामने चैलेंज है इस वक्त, वो क्या है? पैंडेमिक चल रहा है। जब हमारा कोविड शुरू हुआ था नंदुरबार में, तो लगभग लॉकडाउन चालू होने के 1 महीने तक तो कोई केस था नहीं। तो उस समय में हमने राशनिंग का जो स्कीम था, उसको हमने काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया। लगभग 40,000 लोग मतलब 10-12 हज़ार फैमिलीज़ जिनके पास राशन कार्ड नहीं था या उनको अनाज नहीं मिल रहा था, ऐसे सभी लोगों को राशन कार्ड हमने पहले दिया। जो गरीब से गरीब आदमी जो पहाड़ों में है, दूर-दराज में है, नर्मदा के घाटीज़ में है, उनको हमने सबसे पहले राशन कार्ड दिया और उनको हमने एंश्योर किया कि उनको राशन मिले। ये सबसे बड़े हमने पहली पहल की। दूसरी पहल हमने की कि वो लॉकडाउन के टाइम जब समर था, मई-जून तक, उसमें 1 दिन में हमारा मैक्सिमम टारगेट था कि 65,000 लोगों को मनरेगा में काम मिले। तो 240 तक उसका रेट है मनरेगा में। तो 65,000 लोगों को हमने पीक उसका उतना गया पर डे काम। तो लगभग 45 से 50 करोड़ रुपया लोगों के खाते में नंदुरबार में जमा हुआ अभी तक मनरेगा में, जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था। और ये फूड अवेलेबिलिटी और फाइनेंशियल जो कुछ भी लोगों के आने के बाद सबसे बड़ा मेन चैलेंज था हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ का। तो यहाँ पर 90% लोग ट्राइबल्स, गरीब तबके से माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट बहुत पुअर बैकग्राउंड से है, तो मैक्सिमम लोग ये गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस पे डिपेंड ज़्यादा है। यहाँ पर ना कोई बड़ा प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, ना मेडिकल कॉलेज थी। तो हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, रूरल हॉस्पिटल, पीएससीज़, सब डिविजनल हॉस्पिटल एंड सिविल हॉस्पिटल, ये हमने एंश्योर किया कि ये रेगुलर सर्विस लोगों को देती रहेंगी। तो ये कोविड के टाइम में हमारे सिविल हॉस्पिटल में अलोन कम से कम 8,000 डिलीवरी हुई है, ये 4 महीने में। सिर्फ डिलीवरी एक पार्ट है, बाकी की जो ऑपरेशंस है, सर्जिकल ऑपरेशंस, मेडिसिन्स, पीडियाट्रिक वार्ड, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, वो तो नॉर्मल चल ही रहा है, डायलिसिस का काम। तो उस टाइम पे हम कोविड वार्ड कहाँ शुरू करें? तो मैंने बताया कि उसके साइड की एक जो नई बिल्डिंग बन रही थी हमारे आया हॉस्पिटल की, वहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 25 बेड का फैसिलिटी शुरू किया। जैसे-जैसे पेशेंट बढ़ने लगे, तो एक 2014 से एक हॉस्पिटल का काम हमारा रुका हुआ था। वो कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स का मीटिंग बन लेके उस हॉस्पिटल को हमने फास्ट ट्रैक टारगेट देके उसका हमने इनॉग्रेशन 15th अगस्त को पूरा किया और उसमें 150 बेड का सेंट्रलाइज़्ड ऑक्सीजन प्लस वेंटिलेटर्स प्लस आईसीयू सिर्फ कोविड के लिए डेडिकेटेड किया। और इसके लिए जितना भी स्टाफिंग था, वो स्टाफिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, मेडिसिन अवेलेबिलिटी करना, पीपीई किट्स, मास्क, ग्लोव्स, ऑक्सीजन का पूरा क्योंकि कोविड के लिए सबसे बड़ा थेरेपी है ऑक्सीजन सप्लाई। तो ऑक्सीजन का रेगुलर अवेलेबिलिटी, डॉक्टर्स का ट्रेनिंग, उनका मोटिवेशन, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास, वाटर अवेलेबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी, छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया। तो जो क्रिटिकल पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, उनको ऑक्सीजन के लिए वहाँ पर और बाकी जो नॉन क्रिटिकल है, उनको कोविड केयर सेंटर हर ब्लॉक में हमने शुरू किया। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब चीज़ें कम हो गई और जिन लोगों को प्राइवेट में ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसे छोटे-छोटे प्राइवेट 4-5 हॉस्पिटल भी शुरू किए। तो अभी सिचुएशन इज़ काफ़ी अंडर कंट्रोल है, लगभग 3,000 पेशेंट नंदुरबार में अभी तक आए हैं। हमारा डिवीज़न में सबसे लोवेस्ट है और पर मिलियन में भी हम पूरे स्टेट में टॉप बॉटम 5 में है। मतलब 10 लाख के पीछे अगर पेशेंट काउंट करते हैं या डेथ काउंट करते हैं, तो बॉटम 5 में हमारा ज़िला है। और अभी जो सिचुएशन है हम इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं? अगर फ्यूचर में ये क्राइसिस और बढ़ती है, जैसे अभी कल-परसों ही 19,000 केसेस महाराष्ट्र में 1 दिन में रजिस्टर्ड हुए। तो अगर फ्यूचर में केसेस बढ़ते हैं और क्रिटिकल केसेस बढ़ते हैं, तो हर ब्लॉक में भी ऑक्सीजनेशन का फैसिलिटी हो, हर ब्लॉक में भी ऐसे एक्सपर्ट टीम बना सके, तो उसका ट्रेनिंग का काम भी चल रहा है। डॉक्टर भरूर, आपके क्योंकि मुंबई में ऐसा माना गया कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए उनकी वजह से केसेस की संख्या बहुत ज्यादा। लेकिन हम नंदुरबार के बारे में अगर पूछें तो बड़ा ही खुला-खुला, बड़ा ग्रीन और ट्राइबल एरिया है, तो वहाँ पर कैसे इतनी बड़ी संख्या में धीरे-धीरे हो गए? नंदुरबार में बेसिकली 6 ब्लॉक्स है, 6 ब्लॉक्स में धड़गाँव, अक्कलकोट और तलोदा, ये जो 3 ब्लॉक है ट्राइबल है। मतलब वहाँ के सिटीज़ भी पूरे ट्राइबल है।
और नंदुरबार, शहादा, नवापुर, नंदुरबार, शहादा की जो सिटीज है वो लेट्स से 70-80% नॉन ट्राइबल है, 20% ही ट्राइबल है, जो मतलब शहरी एरिया है। तो अभी ये 3000 केसेस में लगभग 2 से 2500 केसेस ये नंदुरबार, शहादा की जो सिटी एरियाज है वहां पर है, नवापुर की कुछ सिटी एरियाज में है, और हार्डली 5% केसेस ही अक्कलकुआ और धड़गांव वहाँ के है। और धड़गांव में मुझे लगता है अभी तक तो सिर्फ 4 या 5 ही केसेस आए हैं। तो जहाँ पर स्कैटर्डनेस है या ट्राइबल पूरा आइसोलेटेड एरिया है वहाँ पर केसेस बहुत कम है। जो लोग बाहर जाते हैं उन्हीं के केसेस डिटेक्ट हुए हैं, बाकी वहाँ पर पूरा नॉर्मल है। और सिटी एरिया में फिर कुछ ना कुछ लोग बिजनेस के सिलसिले में, खेती बाड़ी के सिलसिले में सूरत गए, कुछ मालेगांव से आए, कुछ नासिक से आए, उसके रिलेटिव्स को एडमिट करने के लिए गए थे, किसी की शादी, किसी की डेथ हो गई। तो ये कारण कुछ लोगों का फिर वहां से लेके आए, और अभी तो फिलहाल पूरा ओपन हो गया है। अभी तो पॉलिसी जो है, मैक्सिमम जॉब्स, मैक्सिमम दुकानें शुरू हो गई। तो पहले जब ये सब बंद था तो उस टाइम पे हमारा केसेस हार्डली 200-300 था। तो 15-20 दिन में ही हमारा केसेस काफी बड़ा है। तो उसके पहले तो केसेस 500 के अंदर ही थे। तो जितना लॉकडाउन ओपन होगा, जितना मूवमेंट चालू होगा, उसका जो पैंडेमिक का ट्रेंड वही है कि जितना आप खुलोगे उतना ही बढ़ेगा। तो इकोनॉमी और हेल्थ दोनों को बैलेंस करके ही हमारा काम अभी करना करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिन तक लॉकडाउन रखना ये किसी के लिए सस्टेनेबल नहीं होगा। तो जी। कुछ प्लाज्मा थेरेपी की कुछ सुविधा है क्या वहाँ पे, या कैसे मैनेज कर रहे आ, अभी प्लाज्मा थेरेपी का सुविधा तो फिलहाल अभी है नहीं, बट हैं? मुझे बोलते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारा जो ब्लड बैंक का जो काम है उसमें एसी इंस्टॉलेशन, प्लाज्मा फिल्ट्रेशन की सभी मशीन्स हमारे पास अभी आ गई है। और हमने उसका रजिस्ट्रेशन के लिए भी एफडीए के पास अप्लाई किया है, गवर्नमेंट की परमिशन भी उसमें ले रहे हैं। एक्चुअली प्लाज्मा फिल्ट्रेशन ये मेडिकल कॉलेजेस में यही रहता है उसका अवेलेबिलिटी। तो हमारा इस मंथ का एंड तक हमारा टारगेट है कि जो भी रिकवर्ड कोविड रिकवर्ड पेशेंट है उनका प्लाज्मा भी फिल्ट्रेशन या प्लाज्मा ब्लड डोनेशन लेके उनका वो भी अवेलेबल पेशेंट्स के लिए हम शुरू कर सकें। हम्म। और कुछ नई प्लानिंग, क्योंकि आपने जिंदगी में बहुत कुछ नया नया सीखा, और जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, नए नए चैलेंजेस, एक बार डॉक्टर बने, फिर आप आईएएस बने, और इस वक्त सबसे कठिन जो है जिला जो है नंदुरबार। क्या आगे क्या प्लानिंग है आपकी अपनी प्रशासनिक सेवा के अलावा? अ, सबसे पहले तो नंदुरबार में अभी हम लोग जितने भी जिला परिषद के स्कूल है उसको हम डिजिटलाइज विद सोलर पैनलिंग का काम कर रहे हैं। लगभग हमें 13 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने उसको फॉलो अप करके वहां से सैंक्शन किए हैं, उसमें से 7 करोड़ मिल चुका है। उसमें से अभी 693 स्कूल्स को हम पूरा सोलर पैनल से 8 ट्यूबलाइट्स, 3 फैंस और सोलर का कम से कम 1.5 किलोवाट का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। उसके साथ ही महा आईटी से लगभग हमें 7 करोड़ मिल रहे हैं हर स्कूल में डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करने के लिए। उसके साथ जितने भी माल नरिशमेंट के पेशेंट्स है उनके लिए एनआरसी न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो रिमोट एरिया है, धड़गांव, मुलगी, जहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस है, वहां पर हम स्पेशल यूनिट चालू कर रहे हैं, स्पेशल डॉक्टर, स्पेशल नर्सेस, ओनली टू ट्रीट माल नरिशमेंट। वो सबसे मेरा प्रायोरिटी है। तीसरा प्रायोरिटी है कंचन जी कि हमारा मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो चुका है, उसके लिए लैंड अलॉट कर दी है, सेंट्रल ने फंड भी दे दिया है। अभी स्टेट फंड और लास्ट परमिशन अगर मिल गई तो इस साल हमारा मेडिकल कॉलेज का पहला बैच चालू हो जाएगा नंदुरबार का। वो हमारे लिए मुझे काफी बड़ी लगता है कि उपलब्धि है। 10 साल पहले इसकी घोषणा हुई थी, जैसा हाँ, मुझे लेकिन अभी याद तक है। वो तब मैं जर्नलिज्म में नई नई जी जी। तो तब से लिख रही थी, लेकिन अभी तक भी हाँ वो शायद कागज पर ही है। हाँ, तो इस साल पैसा मिला है और हमारा इस साल मार्च में ही उसका पूरा काम चालू होने वाला था। बट हम्म, कोविड के कारण वो रुक गया, हम्म, क्योंकि जो एमसीआई की जो टीम उस टाइम पे थी वो आने वाली थी। और फाइनली हमारा एनओसी मिल के वो बांधकाम भी शुरू होने वाला था। हमारा डीन अभी आ चुके हैं। लेट्स से अभी कोविड के कारण अभी फिलहाल उसका डिसीजन हुआ नहीं, बट वी आर होपिंग कि वो चालू हो जाए। चौथी बात, हमारा ट्रोमा केयर सेंटर जो है नवापुर, नवापुर में नेशनल हाईवे गया है, तो ट्रोमा केयर सेंटर का जो बिल्डिंग का काम है वो काफी जोर से चल रहा है। हमारा एक्सपेक्टेड है कि बाई दिसंबर तक उसको फंक्शनिंग में लाया जाए। तो दो चीजें, ओवरऑल हेल्थ एस्पेक्ट नंदुरबार का कितना स्ट्रेंथन कर सके उतना हम करने का प्लान करें। जैसे अभी हमने फिलहाल में 4 डायलिसिस मशीन और मंगवाई। डायलिसिस मशीन को ट्रेन करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर हमारे जो एसडीएच है वहां पर ऑक्सीजनेशन बेड्स बनाने का हम काम कर रहे हैं। तो ये अगर हम कर सके, लोगों का हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, ये 3-4 चीजों पर अगर हम काम कर सके, जितना भी हमें बजट मिलता है, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छी उपलब्धि रहेगी। और बाकी जैसे किसी भी जिले को डेवलप करने के लिए 10-15-20 साल लगता है पूरा उसका फेस चेंज करने के लिए, उतना टाइम तो हमें मिलता नहीं।
लेकिन ये 3 साल में या 1.5 साल, अभी तो मेरा 1 साल ही हुआ है, उसमें तो 3 इलेक्शन चले गए, एमएलए इलेक्शन, देन जिला परिषद, देन एमएलसी, देन अतिवृष्टि, फिर ये कोविड। तो ये सब चीज़ों में भी हमारा जो गोल है कि हम हमारे गवर्नमेंट के स्कीम के अलावा, गवर्नमेंट के टारगेट के अलावा कुछ और ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। तो मुझे बोलते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारा 66 लाख हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से फ़ॉलो-अप लेके बाइक एम्बुलेंस के लिए, जो दुर्गम भाग है, जहाँ हिली एरिया है, वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलती, वहाँ पर बाइक एम्बुलेंस हम अभी शुरू कर रहे हैं, उसके लिए पैसा भी मिल चुका है। फिर मैं डीएम फेलोशिप नंदुरबार के लिए सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ कि कुछ टैलेंटेड बच्चों को 1 साल के लिए यहाँ पर लाया जाए एज़ अ ट्रेनिंग पीरियड। उनको 25,000 सैलरी दी जाए और उन बच्चों को रिमोटेस्ट एरिया में भेजा जाए। और जो भी स्कीम्स है, मनरेगा स्कीम, राशनिंग स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, देन हेल्थ एस्पेक्ट्स, लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को बैंक अकाउंट ओपन कर देना, उनको जोड़ना, ऐसे स्कीम में इन बच्चों को डाला जाए। तो जो अपना टैलेंट है आईआईएम से या अलग-अलग इंजीनियरिंग कॉलेज से वो यूज़ करके उनके अंदर पैशन हो, 1 साल में वो सीखे, उसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि रूरल इंडिया, ट्राइबल इंडिया कैसा है, वो जानेंगे। और बाद में 1 साल के बाद, 11 महीने के बाद जब कहीं पर भी जाएँगे, उनको दिमाग में वो रहेगा कि मैंने ऐसी जगह काम किया था, जहाँ पर लोगों को बेसिक-बेसिक चीज़ें भी मिलने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती है। स्टिल पीपल आर लिविंग वेरी हैपीली। मतलब उनका एक कल्चर ही ऐसा है कि 10-10, 12-12 घर अलग-अलग जगह पे छोटी-मोटी खेती-बाड़ी कर ली। तो उनको हम बेसिक एजुकेशन, बेसिक मेडिकल फील्ड का ये करके हम किस तरह से उनको अपलिफ्ट कर सकें, ये भी काम बच्चे हमारे सीखे। तो वो भी हमारा डीएम फेलोशिप का प्रोग्राम इस महीने शुरू हो रहा है। जी, जी। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं कोविड के अलावा भी। हुँ। एक जी। डॉक्टर भरूड़ एक बहुत पुराना एक मसला जो नर्मदा घाटी के कुछ गाँव जो डूब में आए थे मैं उस पर स्टोरी करने भी पिछले साल आई थी कभी भी आपसे मुलाकात हुई। उसमें हुँ, काफ़ी हुँ, सारे लोगों के दावे बहुत सालों से पेंडिंग है। अभी हुँ। क्या है उनका स्टेटस जो आपके पास पेंडिंग? अभी 95-96% लोगों को ज़मीन मिल गई है, उनका शिफ्टिंग हो गया है। 3-4% लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि उस टाइम के जो लोग थे, किसी की डेथ हो गई, किसी का डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो 3-4% लोग बचे हुए हैं। हार्डली 100 या 150 फैमिलीज़, मतलब फैमिली मतलब व्यक्ति जिनका बेनिफिट देना बाकी था, उनका शिफ्टिंग बाकी था। एक्चुअली हमारा इस साल प्लानिंग था मार्च में, क्योंकि वो मैक्सिमम लोग फिर शुगरकेन कटिंग के लिए गुजरात चले जाते हैं। तो होली के बाद लोग आते हैं, तो उनका शिफ्टिंग का भी हमारा पूरा प्लानिंग हो चुका था। बट कोविड के कारण फिर वो पूरा डिपार्टमेंट का काम ठप हो गया, लोगों का आना-जाना ठप हो गया, मूवमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन अभी हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि लगभग 4,300 बेनिफिशियरीज़ थे, फैमिलीज़ थे जिनको शिफ्टिंग करना था। उसमें से सिर्फ 100 फैमिलीज़ का अभी शिफ्टिंग बाकी है। बाकी फैमिलीज़ का पूरा शिफ्टिंग हो गया है। तो फिर यहाँ पर उनको लैंड देना, उनको घर का प्लॉट देना, घर के लिए अनुदान देना, फिर वहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, रोड, स्कूल्स वो बनाना, वो सब काम मैक्सिमम हो चुका है। ये 100-150 फैमिलीज़ होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर पूरा शिफ्टिंग हो जाएगा एंड ये दिस पूरा इश्यू भी हो जाएगा। हुँ, हुँ। बाकी फिर कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि हम भी है। वो तो क्लेम भी चलता ही रहेगा उसमें। उसमें कोई रोक नहीं है, क्योंकि वो भी लगभग 30 साल पुराना मसला है, हुँ, 1990 हुँ। से चल रहा है ये। तो अभी कुछ लोग अभी-अभी क्लेम कर रहे हैं, तो फिर उसका पूरा जाँच-पड़ताल के लिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी बिठाई है। उसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस है, उनका एक ट्रिब्यूनल बैठता है, कि जो नए-नए क्लेम है उसके ऊपर वो सुनवाई ले और क्लेम में सही में कुछ जेन्युइनिटी मिलती है, तो उसके आधार पे निर्णय होगा। ऐसा। हुँ। हमसे जी। बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर भरूड़। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच कंचन जी। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ और कोविड के टाइम में आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहिए, यही मेरी शुभकामनाएँ। धन्यवाद।